Pankaj, on behalf of Rukmani Birla Hospital, welcome you for our yet another Facebook Live session. Today we have with us Dr. Arun Sharma. He is our senior intensivist and in charge of our ICU. आज सर से हम जानेंगे, हम बहुत बार आईसीयू के बारे में सुनते हैं लाइफ में, कभी ना कभी हमारे फैमिली मेंबर और हम में से कभी कोई भी आईसीयू में एडमिट हुआ है, एक काइंड ऑफ फोबिया है कि आईसीयू का नाम होते ही आदमी डिस्कस नहीं करना चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है, दे थिंक लॉट ऑफ नेगेटिविटी। तो आज सर से हम समझना चाहेंगे कि एक्चुअली इंटेंसिविस्ट क्या होते हैं, रोल ऑफ क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट क्या होता है और सब कुछ होता है। So first of all, sir, welcome you and thank you for sparing your time because you are playing very critical role right now. तो सर हम पहले आपसे समझना चाहेंगे कि इंटेंसिव केयर की हिस्ट्री क्या है, कैसे ये अब पिक्चर में आया है एंड हाउ इज इट चेंजिंग द साइंस ऑफ ट्रीटिंग द पीपल हु आर क्रिटिकली इल। तो सपना ऐसा है कि थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। जहाँ तक इंटेंसिव केयर का सवाल है, इंटेंसिव केयर की शुरुआत करीब 1950s में एक पोलियो एपिडेमिक हुआ था। तो उस दौरान काफी सारे पेशेंट्स को ऑलमोस्ट 300-400 पेशेंट, 1000 पेशेंट के आसपास एक ही जगह पे पोलियो की वजह से उनको सांस में तकलीफ हुई थी और उनको काफी सारे मेडिकल स्टूडेंट्स और नर्सेज ने मिलकर एक ही जगह पे उनको ट्रीट किया था। तो वहां से एक हमारे एनेस्थेसिस्ट थे जो जॉन एस्पेन, उन्होंने उनके दिमाग में ये आइडिया किया जो मरीज सीरियस हैं और जिनको ऐसी आवश्यकता है लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स की, उनको एक जगह अगर हम ट्रीट करें तो वो बेहतर चांसेस होंगे उनके बचने के। तो इस तरह से इंटेंसिव केयर की शुरुआत यूरोप में हुई, फिर बाद में साइड बाय साइड अमेरिका में भी चालू हो गया और फिर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अराउंड 1970s में बॉम्बे के अंदर डॉक्टर फारूक वाडिया हैं जिन्होंने इंटेंसिव केयर की शुरुआत की। तो सर how is an intensivist different from a physician? अगर हम लेमैन में समझना चाहें तो लेमैन में जब भी कोई पेशेंट अगर सीरियस होता है और किसी डॉक्टर के पास पहुंचता है तो उसको वो कहता है कि आपको आईसीयू में भर्ती किया जाएगा, है ना। तो जो एडमिटिंग फिजिशियन होता है वो मरीज को ओपीडी में भी देखता है और आईसीयू में भी कुछ देर के लिए देखता है। लेकिन जो इंटेंसिविस्ट है ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है जो सिर्फ क्रिटिकल पेशेंट्स को, जो कि आईसीयू में भर्ती होते हैं, जिनको कि लाइफ सेविंग मशीन्स की आवश्यकता होती है, जिनको इंटेंसिव मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है, उन मरीजों के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के बाद वो सिर्फ उन मरीजों पे फोकस रख के उनको ट्रीट करता है। तो इंटेंसिविस्ट का रोल बेसिकली होता है कि वो जो मरीज है उसकी सबसे पहले उसको जो आईसीयू मरीज आता है उसको स्टेबलाइज करे, वो अगर उसको ऑक्सीजन की कमी है ऑक्सीजन दे, वेंटिलेटर की आवश्यकता है वेंटिलेटर लगाए, ब्लड प्रेशर कम है तो ब्लड प्रेशर ठीक करे, पहले उसको स्थिर करता है, उसके बाद बीमारी का डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करते हैं और फिर उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं और जहां तक हो सकता है उनको बचा के आईसीयू से बाहर निकालने का प्रयास करने का काम इंटेंसिविस्ट का होता है। साथ में वो एडमिटिंग डॉक्टर के साथ एज ए टीम काम करता है। तो सिर्फ एक इंटेंसिविस्ट नहीं, आईसीयू में एक बहुत बड़ी टीम होती है जो सब मिलके उस मरीज की सहायता करने के लिए और उसको मरीज को सुधार करके उसको घर पहुंचाने का काम करते हैं। तो जैसे फ्रेंड सर ने कहा कि एन इंटेंसिविस्ट इज जस्ट अबव अ फिजिशियन, उनके बहुत आई वुड लाइक टू इंटरप्ट इसमें सबने आपको कोई समझना पड़ेगा, इसमें कोई अबव और बिलो वाली बात नहीं है। तो इंटेंसिविस्ट जो है वो उस आईसीयू की टीम का इंचार्ज होता है, बट वो एज ए टीम काम करते हैं उस एडमिटिंग फिजिशियन और अपनी नर्सेस के साथ मिलकर। तो इट इज ए टीम वर्क, आईसीयू इज ए टीम वर्क और उस टीम का जो लीडर होता है वो इंटेंसिविस्ट होता है। So sir, is it right to say that an intensivist is a pillar of an ICU and he is like a coordination or a link between the patient, the treating doctor and the support staff who are working on that patient? तो इंटेंसिविस्ट का बेसिक काम जो है वो मरीज को स्टेबलाइज करने के अलावा जो एडमिटिंग डॉक्टर है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना, उसका कोई ओपिनियन है तो उसके साथ डिस्कस करना, जो मरीज के लिए बेहतर है उस चीज को इम्प्लीमेंट करना, नर्सेस की हेल्प करना, नर्सेस को गाइड करना, फिजियोथेरेपिस्ट को, डायटिशियंस को, सबको गाइड करना, सबको मिला के पेशेंट के फेवर में जो बेस्ट है वो करना। साइड बाय साइड जब मरीज सीरियस होता है तो मरीज के जो रिलेटिव है उनको बहुत घबराहट होती है, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि आईसीयू के अंदर मरीज भर्ती है, बंद दरवाजे के अंदर है, वहां कोई उनसे मिलने नहीं जा सकता, वो किस स्थिति में है, उसके साथ क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें मरीज के रिलेटिव्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, कम्युनिकेट करना, ये भी इंटेंसिविस्ट का प्राइमरी काम है। बिसाइड्स द क्लिनिकल पार्ट, जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन जो है फैमिली के साथ, वो भी एक इंटेंसिविस्ट का इंपॉर्टेंट काम है।
सर हम नॉर्मली देखते हैं कि हमें जब हमारे कोई नोन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कि नाउ वी जस्ट गेट अ मैसेज कि द पेशेंट इज नॉट वेल एंड ही इज बीन शिफ्टेड टू आईसीयू। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं सर जिस पेशेंट को फिर आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है? तो आईसीयू के अंदर मरीज दो तरीकों से आ सकता है, या तो वो इमरजेंसी के थ्रू आता है, ओके। या वार्ड में अगर मरीज कोई सीरियस हो जाए, सिक हो जाए, जी। उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो आईसीयू में आता है। तो मरीज जनरली जो आईसीयू में मरीज आते हैं वो या तो जैसे अगर दिमागी तौर पे देखा जाए तो दिमाग में कोई ब्लीडिंग हो गई, कोई लकवा आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया दिमाग में, या कोई हार्ट अटैक हो गया, कि हार्ट की वैल्व की प्रॉब्लम हो गई, या कोई लिवर में मेजर डिजीज हो गई, लिवर फेल हो गया या किडनी फेल हो गई। तो जनरली अगर पेशेंट को किसी भी वजह से ऑर्गन फेलियर या ऑर्गन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे अगर सांस की तकलीफ है उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, किसी का ब्लड प्रेशर कम है उसको ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवाइयां देने की आवश्यकता है, किसी पेशेंट को इंटेंस मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। जैसे ऐसे मरीज होते हैं जो उनकी मेजर सर्जरीज होती है, तो मेजर सर्जरी के बाद कई बार पेशेंट को आईसीयू में ऑब्जर्वेशन और इंटेंस मॉनिटरिंग की आवश्यकता के लिए शिफ्ट किया जाता है। और कई बार ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं, जैसे रोड में एक्सीडेंट हो गया, कोई मेजर ट्रॉमा आ गया, चोट लग गई, उनको उनको आईसीयू में रखा जाता है। तो ये रीनल फेलियर के पेशेंट, किडनी फेलियर के पेशेंट, इस तरह के मरीजों को हमें आईसीयू में भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली फ्रेंड्स आईसीयू में अगर पेशेंट जा रहा है तो देयर इज नथिंग मच टू वरी कि अब पहले जैसा सर कह रहे हैं कि देयर इज स्पेशलाइज्ड इंटेंसिविस्ट हु टेक इम्पोर्टेंट रोल इन मैनेजिंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। सो इट इज बेसिकली अगर कोई ज्यादा सिक है उसको पर्सनलाइज्ड केयर चाहिए, स्पेशल केयर चाहिए, एंड इन दैट केस ही इज बीइंग शिफ्टेड टू आईसीयू। सर देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि अगर एक बार पेशेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे आ गया तो कंडीशन डिटोरेट होती है, ऐसा कुछ तो है? काफी बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। पर्टिकुलरली देखिए, जैसे इवन जब मैं एमबीबीएस था तो तब तक मेरे को भी यही था कि अगर कोई मरीज आईसीयू में गया और वेंटिलेटर पे गया तो वो जिंदा उठ के वापस नहीं आएगा। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ और मिसकंसेप्शन है। मेजॉरिटी पेशेंट जो आईसीयू में जाते हैं, और अगर उनकी कोई कंडीशन रिवर्सिबल कंडीशन की वजह से वो आईसीयू में जा रहे हैं, यानी अगर ऐसी स्थिति है जैसे कोई निमोनिया हो गया, उसकी वजह से उसको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा, तो जैसे ही वो निमोनिया ठीक होगा उसका वेंटिलेटर का सपोर्ट कम करके उसको बाहर निकाला जाएगा। या जैसे पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ तो हार्ट अटैक में कार्डियोलॉजिस्ट स्टेबलाइज करेगा, आईसीयू के अंदर हम रखेंगे, उसकी बीपी की दवाइयां कंट्रोल करेंगे, सारी चीजें ठीक करेंगे, उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं। तो अधिकतर जैसे जैसे इस ब्रांच के अंदर एडवांसमेंट आया है, वैसे वैसे हमारे आउटकम्स इंप्रूव हुए हैं, वैसे वैसे मरीजों की जो बचने की संख्या है वो बढ़ी है। तो उसमें उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुए हैं, मशीनें इंप्रूव हुई हैं, साथ में मैन पावर ट्रेनिंग इंप्रूव हुई है, नर्सेस की ट्रेनिंग हुई है, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हुई है। ओवर द पास्ट ऑलमोस्ट 5-6 डेकेड्स ग्रेजुअली थिंग्स हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। तो अब वो स्थिति नहीं रही कि अगर मरीज वेंटिलेटर पे गया तो जिंदा लौट के नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ मरीज हैं जैसे अगर टर्मिनल कैंसर पेशेंट है या कोई भी टर्मिनल बीमारी का पेशेंट है, वो अगर वेंटिलेटर सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, उसमें ये संभावना बहुत कम रहती है कि वो बच जाएगा। पर अगर कोई रिवर्सिबल डिजीज है, यंग पेशेंट है, किसी पर्टिकुलर रिवर्सिबल कारण से निमोनिया हो गया, कोई ब्रेन के इन्फेक्शन हो गया, कोई अब्डोमेन में इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से आईसीयू में उसको भर्ती करना पड़ा है, तो ऐसे मरीजों की बचने की संभावना काफी इंप्रूव हो गई है। Sir, abhi, what we see, then friends, I think it would be right to say that with the advancement in science and technology, uh, intensivist actually plays a role as a man behind the machines. We have machines, latest machines, life supporting machines in the ICU, but it is the intensivist who is the man behind this machine who makes sure that these machines are used and turning helpful to the patients. सर अब हम आईसीयू भी बहुत एडवांस हो गए हैं, तो आप हमें समझाएंगे कि क्या लेटेस्ट एडवांसमेंट्स आए हैं अभी आईसीयू में? जहां तक आईसीयू की, जैसे मैंने बताया, पिछले 5 डेकेड में ग्रेजुअली चीजें बहुत चेंज हुई हैं, है ना। मॉनिटर्स काफी एडवांस्ड आ गए हैं, जहां हम मरीज की बीट टू बीट मॉनिटरिंग, हार्ट रेट से लेकर ब्लड प्रेशर लेकर उसके उसके ऑक्सीजन सैचुरेशन की, हर चीज की एडवांस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उसके ब्लड प्रेशर में, हार्ट के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो इको मशीन बेड साइड लगा के हम एडवांस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट सपोर्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम इंप्रूव हो गए हैं। जैसे वेंटिलेटर्स हैं, जो पहले वेंटिलेटर्स, पुराने वेंटिलेटर्स आते थे, उनमें बहुत फिक्स्ड तरीके से मरीज को सांस दी जा सकती थी। अब वेंटिलेटर से बड़े स्मार्ट और इंटेलिजेंट वेंटिलेटर्स आ गए हैं, जो अपने आप सेंस कर लेते हैं कि मरीज की सांस लेने में क्या दिक्कत है, उसको इंडिकेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उस वेंटिलेटर में चेंज करते हैं, जिससे मरीज को वेंटिलेट बेटर किया जा सकता है और जल्दी इंप्रूव किया जा सकता है। और जैसे डायलिसिस मशीन है, मतलब पहले डायलिसिस मशीन ऐसी आती थी जिनमें
लो ब्लड प्रेशर पे डायलिसिस करना मुश्किल होता था। लेकिन अब जैसे आईसीयू में डायलिसिस मशीन जो होती हैं उनके अंदर इवन जब ब्लड प्रेशर लो है तब भी डायलिसिस किया जा सकता है, यानी लाइफ सपोर्ट मशीन जो है वो इम्प्रूव हो चुकी हैं। अब एक मशीन आई है जिसे कहते हैं एक्मो मशीन, आए तो ऑलमोस्ट 1 डेकेड 2 डेकेड के ऊपर हो गया, लेकिन वो अपने इंडिया के अंदर और पर्टिकुलरली अपने रीजन राजस्थान के अंदर हार्डली पिछले 4-5 सालों से ही उसका इस्तेमाल बढ़ा है। तो जैसे एक्मो मशीन है, तो कई बार ऐसे होता था जब वेंटिलेटर भी फेल हो जाता था तो हमारे पास बचाने को कोई साधन नहीं होता था मरीज को। तो ऐसी स्थिति में हम एक्मो मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिससे मरीज को बचाया जा सकता है। तो ये काफी सारे एडवांसेस हैं, रिसेंट एडवांसेस, जिनसे आईसीयू के आउटकम्स इंप्रूव हो गए। सर अभी हम बहुत बार जब हम हॉस्पिटल सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये सुनने में आता है कि देयर इज अ क्यूबिकल आईसीयू। तो हाँ, कैन यू जस्ट टेल अस कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन और इंपॉर्टेंस ऑफ अ क्यूबिकल आईसीयू एंड व्हाट ऑल एक्स्ट्रा थिंग्स इट बिल्कुल। हैव्स? तो आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है इसमें। जी, क्या है कि आईसीयू में मरीज अधिकतर जो बीमारी लेके आता है, उसके अलावा उसको जब आईसीयू में स्टे ज्यादा हो जाता है, कई बार कई मरीज होते हैं काफी सिक होते हैं, सीरियस होते हैं, उनको 7 दिन 10 दिन 15 दिन के बियॉन्ड स्टे करना पड़ता है, तो ग्रेजुअली उनको इन्फेक्शन होने का रिस्क, हॉस्पिटल में रहते हुए इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ता जाता है। तो ऐसे मरीजों को जब हम क्यूबिकल आईसीयूज में, जैसा कि हमारे अस्पताल में अवेलेबल है, यानी आईसीयूज जिनके अंदर 2 बेड्स के बीच में अलग अलग सेपरेशन है ना, 2 पेशेंट्स के बीच में सेपरेशन है, पार्टीशन है, जिनसे उनको अलग रखते हैं अपन, तो उसमें जो क्रॉस इन्फेक्शन होने का रिस्क है वो काफी कम हो जाता है ना, एक मरीज से दूसरे मरीज को इन्फेक्शन होने का रिस्क काफी कम हो जाता है। तो क्यूबिकल आईसीयूज हैव अ बिग रोल, पर्टिकुलरली अगर उनमें हम नेगेटिव प्रेशर चेंबर्स बना रहे हैं, जैसे अब अपन देख रहे हैं कोविड का टाइम है, तो कोविड टाइम में जो है क्यूबिकल आईसीयू का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कोविड एक एरोसोल जनरेटिंग बीमारी है ना, जो कि स्प्रेड होती है, तो वो अगर क्यूबिकल्स होंगे तो उनका स्प्रेड होने का रिस्क डेफिनेटली पहले से कम हो जाएगा। तो दैट इज द एडवांसमेंट अबाउट क्यूबिकल आईसीयू। अ, हमने सुना सर को कि सर का जो रोल है वो काफी क्रिटिकल पेशेंट्स को हैंडल करने में होता है। शायद सर का पूरा दिन दिन भर क्रिटिकल पेशेंट्स को देखने में ही होता है। तो सर एक पर्सनल चीज हमसे पूछना चाहेंगे, देन व्हाट मोटिवेटेड यू टू टेक एज अ रोल ऑफ एन इंटेंसिविस्ट, बिकॉज ये बहुत ही इमोशनली बाइटिंग रोल है। डेफिनेटली बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा आपने कि आप, क्योंकि आईसीयू एक ऐसी ब्रांच है जो कि बहुत ही स्ट्रेसफुल ब्रांच है, बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग ब्रांच है ना, आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है क्योंकि इतने सारे सीरियस पेशेंट, सिक पेशेंट होते हैं। तो हमें क्या इंस्पिरेशन, क्या प्रेरणा मिलती है जिससे हम आईसीयू में, मैं पर्सनली आया, ऐसा है कि जब मैं एनेस्थीसिया ट्रेनिंग के लिए एमडी में था, उस दौरान हमारी पोस्टिंग हुआ करती थी आईसीयू में। तो उस दौरान हमने देखा कि कई यंग पेशेंट्स जो हैं, जो कि एक्चुअल में जीवन मृत्यु के बीच में जूझ रहे होते हैं, उनको आईसीयू सपोर्ट के द्वारा उनको बचा लिया गया है। तो वो यंग पेशेंट है, उसकी पूरी फैमिली है वो जो भी उस पर डिपेंडेंट है, वो आईसीयू सपोर्ट की वजह से बच पाया। तो ऐसी स्थिति में मेरे को लगा कि यह एक ब्रांच है जिससे मैं उन मरीजों की हेल्प करने का प्रयास कर सकता हूँ, जिससे हम जो कि जीवन मृत्यु के बीच में, उनके बीच में जूझ रहे हैं, और हम हो सकता है किसी को जीवन दे तो नहीं सकते, लेकिन हो सकता है हम जान बचाने का प्रयास कर सकते हैं, और हो सकता है ईश्वर की कृपा रही तो मैं ऐसे मरीजों को एक नया जीवन देने का प्रयास कर सकते हैं। तो उस तरह से मैं मोटिवेट हुआ। सर और जो एड्रेनलिन रश मिलता है कई बार, इस तरह जब पेशेंट ठीक होकर घर जाता है, अभी जैसे कुछ दिनों पहले हमारे पास एक 20 साल की यंग मेडिकल स्टूडेंट थी जो हमारे पास आई थी, तो वो कहीं अपने छत पे से अपने भाई के साथ खेल रही थी और घर गई थी। जिस दौरान वो आई तो बहुत ही सीरियस कंडीशन में आई थी, ब्लड प्रेशर काफी लो था, ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं थी, उनके उनके एक किडनी शैटर्ड हो गई थी, कि किडनी का ऑपरेशन हो चुका था, यूरिन आ नहीं रहा था, और मरीज जो है वो जीवन मृत्यु के बीच में छूट रहा था। तो वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, और फाइनली हम ऑलमोस्ट 15-20 दिन की स्टे के बाद वो ग्रेजुअली वो आईसीयू से हंसती खेलती हुई बाहर निकल के गई। वो देख के हमें ऐसे पेशेंट्स जो हमें मोटिवेट करते हैं आईसीयू में रहने के लिए। Sir, जैसे you saw कि this such kind of patients, तो and you are like a link between the family when a patient is in the ICU. तो आप सर उनको काउंसलिंग कैसे करते हैं? बिकॉज उनका मेंटल स्टेट ऐसा होता है कि थोड़ा भी हमने बाहर कहा कि द कंडीशन इज ऊपर नीचे, वो बहुत ही एग्रेसिव भी हो जाते हैं। देन हाउ डू यू डील विद इट? तो ऐसी स्थिति में देखिए हमें ये पता होता है कि जो मरीज आईसीयू में है वो बहुत ही सीरियस है। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है, अगर मरीज की कंडीशन बिगड़ती है तो फैमिली बड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है, उनके अंदर एड्रेनलिन रश होता है, बट हमें अपना काम मेंटेन करके रखना पड़ता है। हम बिल्कुल शांत भाव से उनको आराम से बिठा के ग्रेजुअली समझाते हैं कि मरीज की स्थिति क्या है, मरीज किस स्थिति में आया था, उसको हमने क्या प्रयास किया, और हम आगे क्या
मरीज की स्थिति रहेगी, वो बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। तो वो हम डे टू डे बेस पे पेशेंट के रिलेटिव्स को काउंसिल करते हैं। एटलीस्ट वंस इन अ डे तो उनको बैठा के काउंसिल करते हैं, और कभी-कभार आईसीयू में मरीज के बेड साइड उनको काउंसिल किया जाता है ना? और हम कई जैसे पहले बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि हम आईसीयू में एंटर नहीं करने देंगे किसी को, हमारे अलावा और कोई नहीं जाएगा, रिलेटिव्स हार्डली 5 मिनट से ज़्यादा अंदर नहीं रह पाते थे। अब उन रूल्स को हमने ग्रेजुअली थोड़ा रिलैक्स कर दिया, ताकि क्या है कि मरीज साइकोलॉजिकली जैसे जैसे मरीज का आईसीयू में स्टे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस्ड होता जाता है। तो ऐसे हमने आजकल थोड़े से अपनी कंडीशंस को रिलैक्स कर दिया है, और उनको थोड़ा ज्यादा समय हम फैमिली के साथ फैमिली के बिताने साथ को देते देते हैं। हैं। सर हम बहुत बार हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अलग-अलग टाइप के आईसीयू होते हैं, आईसीसीयू, बिल्कुल। एमआईसीयू, एनआईसीयू। तो सर ये सिर्फ नाम डिफरेंट है या इनमें काम अलग-अलग होता है और ये अलग-अलग तरह के पेशेंट्स इनमें ट्रीट तो किए जाते सपना हैं? जी, जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 1950s में ये आईसीयू की इजाद हुई थी और आईसीयू जी, बनना चालू हुए थे। तो जब शुरुआती आईसीयू थे तो उस टाइम हर तरह के मरीज जो सीरियस होते थे वो एक ही जगह रखे जाते थे। जी, बट जैसे मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट हुआ है, वैसे वैसे हम हर स्ट्रीम के हिसाब से, हर ब्रांच के हिसाब से आईसीयूज डेवलप हो चुके हैं। जैसे अगर कोई पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है तो कार्डियक आईसीयू एक अलग होता है। अगर कोई पेशेंट पोस्ट सर्जरी जाता है, कोई मेजर सर्जरी होने के बाद है, तो सर्जिकल आईसीयू अलग होता है। और जैसे न्यूरो का अगर पेशेंट होगा तो वो न्यूरो आईसीयू में जाएगा। तो ये सेपरेट आईसीयूज केवल नाम के लिए नहीं है, ये पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की रिक्वायरमेंट, पेशेंट की कैटेगराइजेशन के हिसाब से उनको रखा जाता है, ताकि वहां का स्टाफ, जो पर्टिकुलर आईसीयू का स्टाफ है, वो उस स्पेशलिटी के हिसाब से ट्रेन हो जाता है। तो उसमें डेफिनेटली गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। इसलिए उनको अलग अलग आईसीयूज में रखा जाता है। सो बेसिकली जो हमारे पास अलग-अलग आईसीयू का जो कंसेप्ट है वो पेशेंट की किस कंडीशन को लेके हम हाँ। उसको बाइफरकेट करते हैं, देयर इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड आई थिंक व्हिच इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो दिस थिंग। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी हॉस्पिटल को सिलेक्ट करते हैं फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट फॉर एनी क्रिटिकल इल पेशेंट, वी शुड आल्सो हैव अ लुक ऑन देयर क्रिटिकल केयर बिल्कुल, मैनेजमेंट बिल्कुल। प्रोग्राम एंड द टीम बिहाइंड दैट। डेफिनेटली, क्योंकि देखिए आप आईसीयू तो आप अभी देखेंगे ना, तो गांव-गांव में जाके कहीं भी आप किसी भी हॉस्पिटल के बाहर, इवन छोटे-छोटे नर्सिंग होम के बाहर भी वो बड़ा-बड़ा बोर्ड लगा देते हैं आईसीयू। सिर्फ आईसीयू बोर्ड लगा देने से या 2-4 मशीनी मॉनिटर लगा देने से आईसीयू नहीं बनता। आईसीयू बनने के लिए, एक अच्छा आईसीयू होने के लिए आपको एक बहुत अच्छी टीम चाहिए होती है। डेडिकेटेड नर्सिंग टीम चाहिए होती है, डेडिकेटेड रेजिडेंट डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, डेडिकेटेड कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट चाहिए होता है, जो कि उस क्योंकि सिर्फ मशीन और बिल्डिंग से आईसीयू नहीं चलता। आईसीयू के लिए आपको मशीन, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें जब एक साथ एक जगह इकट्ठी होती है, तभी पेशेंट का अच्छे आईसीयू में आउटकम इंप्रूव होता है। इसीलिए जब भी हम किसी सीरियस मरीज को, अपन जानते हैं कि जब अपने मार्जिन किसी सीरियस मरीज को बचने में और जीवन मृत्यु के बीच में मार्जिन बहुत कम होता है। तो ये अपन जैसे इवन एक गाड़ी भी खरीदने जाते हैं, अपन उसके बारे में बहुत रिसर्च करते हैं कि यार गाड़ी लेने जा रहे हैं, बेस्ट गाड़ी होनी चाहिए अपनी। ऐसे ही अपने को ये देखना चाहिए, जब अपन किसी का जीवन किसी के हाथ में दे, तो अपने को उस जगह के बारे में, वहाँ के आईसीयू के बारे में, वहाँ की जो स्टाफिंग है उसके बारे में, ये हमेशा रिसर्च करके जाना चाहिए कि वहाँ का आईसीयू कैसा है, वहाँ इंटेंसिविस्ट कौन है ना, वहाँ नर्सेस कैसी हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ जीवन और मृत्यु का सवाल है। सर ने जैसे बताया हमें कि द रोल ऑफ क्रिटिकल केयर, द रोल ऑफ इंटेंसिविस्ट, so there may be a number of young friends of us who must be taking medical currently. तो सर हम on their behalf we would like to understand कि what it takes to become an intensivist, क्या skills चाहिए सर और अभी इसका इंडिया में क्या स्कोप? So that's a very good question, relevant to all doctors and all young doctors who want to actually enter into the field of critical care or intensive care. Now, when we were into the medical stream, entered into the medical stream, there were hardly any courses that were being run for intensive care as such. So, say about 2000, Indian Society of Critical Care Medicine came up with courses like IDCCM, and my own alma mater, SGPJ, had started their own course of postdoctoral certificate course. That was a 1 year course. Uh, so NCI did not recognize intensive care or critical care as a separate specialty till that time. And gradually, over the past few years, जैसे जैसे इंटेंसिविस्ट की संख्या बढ़ने लगी, and इस ब्रांच की इम्पोर्टेंस समझ में आने लगी. Now in 2012, the
Medical Council of India has recognized intensive care as a separate specialty, rather as a separate super specialty. तो अब जो है इंडियन सोसाइटी के कोर्सेज रन होते हैं आईडीसीसी के 1 साल के, डीएनबी नेशनल बोर्ड जो है वो 2 से 3 साल तक, अब तो पहले 2 साल के कोर्स हुआ करते थे, अब 3 साल के कोर्स रन करने लगे हैं। और अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने डीएम कोर्सेज जो है वो स्टार्टेड किए हैं। माय अल्मा मैटर एसजीपीजे वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू स्टार्ट द डीएम कोर्स। एंड उसके अलावा ऑलमोस्ट 10-12 सेंटर्स अभी ऑल ओवर इंडिया हैं, जो अराउंड 20-25 सीट्स हैं डीएम की, डीएम क्रिटिकल केयर मेडिसिन की। तो अब कोर्सेज अवेलेबल काफी ज्यादा हैं और इट इज ए सेपरेट सुपर स्पेशलिटी नाउ रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सर जैसे सर सो ने इट इज कहा इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट लाइक जैसे कार्डियोलॉजी में एक डीएम होता है, न्यूरोलॉजी में एक डीएम होता है, वैसे क्रिटिकल केयर मेडिसिन में एक डीएम होता है। So it's a very good scope for the young doctors who want to wish to take this career, and it has a great scope. And जो सर ने कहा कि इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है कि आप एक इंसान को जब वो ऑलमोस्ट एक ऐसी कंडीशन में होता है, डेथ बेड पे होता है, देयर यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड वो एक रोल आपको बहुत ही लाइफ सेटिस्फैक्शन देता है। उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसी को डेथ बेड से बाहर निकाल के और घर भेजने से ज्यादा अच्छी सेटिस्फैक्शन वाली चीज किसी चीज में आपको नहीं मिल सकती है, दैट इज फॉर श्योर। और स्कोप इन टर्म्स ऑफ कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे आईसीयू की रिक्वायरमेंट, अभी भी आज की तारीख में इंडिया में आईसीयू की बहुत ज्यादा जबरदस्त शॉर्टेज है। जैसे आप कोविड में देखेंगे तो कोविड के पेशेंट्स को दर दर भटकना पड़ता है अगर उनको आईसीयू की जरूरत है। ऐसे ही जब भी सर्ज आता है किसी भी बीमारी का तो बहुत जबरदस्त अपने पास शॉर्टेज है आईसीयू की, वेंटिलेटर्स की, लाइफ। तो स्कोप इंडिया में बहुत है अभी तो इस ब्रांच का। सर का जो ब्रांच है वेयर मोस्ट ऑफ द टाइम सर को ऐसे पेशेंट्स को डील करना होता है, ऐसे उनके अटेंडेंट्स को डील करना होता है कि जिनका इमोशन क्रिटिकली इल होते हैं। तो सर जब व्हेन यू स्टार्ट योर रूटीन, आई एम श्योर वी आर नॉन मेडिकल तो हम लोग की लाइफ नॉर्मल होती है, बट आपका है कि आप ऑफिस आएंगे, आप हॉस्पिटल, यू विल हैव पेशेंट्स क्रिटिकली इल, देन हाउ डू यू स्टार्ट योर रूटीन एंड हाउ डू योर फैमिली सपोर्ट, बिकॉज आपको शायद आधी रात को भी कभी आना पड़ता है। बिल्कुल, इनका सपना जी का बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट सपना जो आपने बात कही है कि फैमिली का सपोर्ट, किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए फैमिली का बैकअप का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसे मैं कई बार इवन बच्चों को छोड़ के बीच में मूवी चल रही है, बीच में उठ के आना पड़ गया, रात को नाइट कॉल्स हैं, उठ के आना पड़ता है। तो कभी भी मेरे को बाय गॉड्स ग्रेस माय फैमिली हैज ऑलवेज बीन सपोर्टिव इन दिस मैटर। वो हमेशा मेरे को कहते हैं हेल्प ही करते हैं, कभी भी उन्होंने मेरे को हाथ नहीं खींचा कि नहीं यार अभी नहीं जाना, अभी मत करना, इस तरह की बात मेरी ना वाइफ की तरफ से ना बच्चों की तरफ से कभी इस तरह की बात आई। दूसरी बात, जहां तक रूटीन की बात है तो एक्चुअली इंटेंसिविस्ट का रूटीन बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। इट इज लाइक ए 24 आवर्स जॉब, 365 डेज इन अ ईयर। उसमें हम आईसीयू में हो, वहां फिजिकली हो या नहीं हो, पर मेंटली हमारा दिमाग हमेशा आईसीयू में चलता रहता है। तो जैसे मैं सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उठ के एक्सरसाइज करता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट नाश्ता वास्ता करके हॉस्पिटल आया, आते ही सबसे पहले हम मरीजों का राउंड लेते हैं, एक एक इंडिविजुअल मरीज को अच्छे से एग्जामिन करते हैं, राउंड लेते हैं, उनके जो भी मेडिकेशन में चेंज होता है वो करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर करते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी कंसल्टेंट जो ट्रीटिंग या एडमिटिंग कंसल्टेंट होता है वो जब आता है उसके साथ डिस्कस करके हम उनका प्लान बनाते हैं और फिर बाद में हम जॉइंटली फैमिली को काउंसिल करते हैं मरीज की स्थिति के बारे में। जैसे फ्रेंड सर अब सर से हमें समझ में आ गया है कि why it is important to have a critical care management and a very important role played by an intensivist. He is like a pillar for an ICU who gets every team member together with a motive that the patient goes happy with his family. And we are very thankful to the family of all the doctors who have been supportive to them even in tough times when there is a call midnight and they have to move away from their family. So we are also very thankful to the family members of all the doctors who are playing so important role. Thank you so much, sir. Thank you so much. If anyone have any questions or want to know more about critical care, please call on our landline number 01413090309, or for any query you can please call on 734001010. Thank you. Namaskar.